काल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं कार्टिलेज। वे कार्टिलेज कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे कार्टिलेज हैं। उपास्थि उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह यह अर्ध ठोस, पारदर्शक एवं लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे कार्टिलेज कहलाते हैं। लाइकेन लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, वे हैं शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज लवण आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। यह कहाँ पे बैठती है? यह बैठती है अधस्तर के साथ एक कोन पर। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अधस्तर के साथ एक कोन पर बैठती है। मादा क्यूलेक्स का शरीर बैठन में आधार तल के समांतरण होता है तथा सूंड 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई होती है, जबकि मादा एनाफिलीज का शरीर बैठने में आधार तल से 45 डिग्री कोण पर उठा हुआ होता है। इस तथा उसका सूंड शरीर की सीध में होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इस प्रकार है। यह है लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधी क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार लिम्फोसाइट है। यह शरीर में उपस्थित सफेद रक्त कोशिका होती है जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करता है। लिम्फोसाइट तीन प्रकार के होते हैं: टी लिम्फोसाइट, टी सेल, बी सेल और एनके सेल। बी लिम्फोसाइट कोशिका शरीर के एंटीबॉडी के निर्माण के लिए सहायक होता है। टी कोशिका का उपयोग कैंसर कोशिका को मारने में होता है। एनके कोशिका प्राकृतिक हथियारें होती है। एनके कोशिका प्राकृतिक हथियारें होती है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशी के बारे में गलत कथन है। मानव शरीर की मांसपेशियां त्वचा के नीचे होती है। संपूर्ण मानव शरीर में 500 से अधिक मांसपेशियां होती है। मांसपेशी जोड़े में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। यह गलत है। मांसपेशियां हड्डी को धक्का नहीं दे सकती है। मानव शरीर की मांसपेशियां त्वचा के नीचे होती है। संपूर्ण मानव शरीर में 500 से अधिक मांसपेशियां होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की काली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है ध्वनि का तरंगदैर्घ्य से। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीक्ष्ण भी तीखी होती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो ध्वनि तारतम्य कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है? यह है फोटोवोल्टिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल एक अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटोवोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल एक अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बॉल वायरिंग का उपयोग
स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल वायरिंग का प्रयोग जो है ये रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है। बॉल वायरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच हुआ गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण कहते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? यह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है? यह कण अल्फा कण होता है। अल्फा कण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण अल्फा होती है। ये किरण अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों से बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। चूंकि अल्फा कण में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए अल्फा कण एक धन आवेशित कण होती है। अल्फा कण में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसलिए अल्फा कण धन आवेशित कण होती है। केंद्रमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? केंद्रमुखी बल जो है यह किसके लिए जिम्मेदार होता है? केंद्रमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्रमुखी बल जिम्मेदार होता है। केंद्रमुखी बल वस्तु की गोलाकार वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होती है। किसी वृत्तीय पथ मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्रमुखी बल या सेंट्रिपेटल फोर्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण कम शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण कम शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में घर्षण कम शामिल होता है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु की गति कराने का प्रयास किया जाता है तो कराया जाता है तो सतह से समांतर व गति की दिशा में विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं: स्थितिक घर्षण, सर्फी घर्षण, लोटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री को क्या हाल होगा? बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं की ओर तेजी से मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग की उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? वह कोशिश करता है वाद्य यंत्र को आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति के लिए। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह अन्य वाद्य यंत्रों को आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग आवृत्ति ठीक करने की कोशिश करता है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता। लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है पदार्थ का किस रूप का उदाहरण है? इसका है मिट्टी का तेल। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के ऐसे रूप का उदाहरण मिट्टी का तेल है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है: ठोस, द्रव और गैस। कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इसका निश्चित आकार और आयतन होता है। द्रव में कणों के मध्य बंध ठोस की तुलना में कम होते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। गैस में कण के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है। इसका न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, ये हो जाएगा
Al2O3, Al2O3 और ZnO कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और ZnO जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ओजोन। प्राथमिक ग्रीन हाउस प्रभाव बाकी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ओजोन। प्राथमिक ग्रीन हाउस प्रभाव बाकी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान करती है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती है। कौन सा गैस मुक्त करता है? यह करता है CO2। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। HCCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे कौन सा अम्ल कहते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है HOOCOOH को ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। यह द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में यह प्राय पौधे के कोशिका में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यह मूत्र में भी पाया जाता है। मूत्र में यह मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यह मूत्र में पाया जाता है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी होती है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी होती है। आपको तीन प्रश्नावलियां दी गई है। इनमें से एक आशुत जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? किसमें लाल लिटमस नीला होगा? यह हो जाएगा क्षार में। तीन प्रश्नावलियों में से जिन प्रश्नावलियों में क्षारीय विलयन होगा उसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है। तीन प्रश्नावलियों में जिस प्रश्नावली में क्षारीय विलयन होगा उसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? ए नंबर सिरका। एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के समान होती है। एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के समान होती है। एसिटिक अम्ल अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह अवशेष रूप में सिरके में पाया जाता है। इसके व्यापारिक स्तर पर पायरोनिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग को बदलता है। विषम का पता लगाना। विषम का पता लगाने के लिए फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। उपयुक्त विकल्प में कोई भी विषम नहीं है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है ताप और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरे की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है। हीरे की संरचना जो है नियमित चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना अष्टकोणीय जालक सतह के रूप में होती है। यह सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है तथा कांच को आसानी से काट देता है। हीरा कांच को आसानी से काट देता है, जबकि ग्रेफाइट राख के रंग का मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ होता है। अतः किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? यह है कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल पर्णहरित प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग का ग्रहण करता है। पर्णहरित प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग में प्रकाश में कम होता है।
प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया बैंगनी रंग में कम होता है और लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, कौन सा मेल इसमें सही नहीं है? तो आवर्त सॉरी पर्ण पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। पर्णवृत्त जो है पत्ती को तना से जोड़ देता है। झाड़ी जो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटे कठोर तना होता है। झाड़ी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना होता है। लता कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लता जो होता है कमजोर तना होता है जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाता है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। सेक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वतः प्रकृतिकृत के योग्य बनाता है? यह है डीएनए और आरएनए दोनों ही उपस्थिति। डीएनए और आरएनए दोनों ही उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृतित के योग्य बनाता है। डीएनए और आरएनए दोनों ही उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृत योग्य बनाता है। शब्द डेयरी के अक्षरों में कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, चाहे उसके अर्थ हो या न हो? इससे कितने शब्द 120 बनाए जा सकते हैं? 120। दी गई इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें लुप्त संख्या हो जाएगा 77। दी गई श्रृंखला का समान पैटर्न का अनुसरण करने पर लुप्त संख्या हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा 428। 428 हो जाएगा। कूट का प्रयोग करके इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में हो जाएगा बी। 35 का आंसर होगा, 35 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 36 का आंसर होगा सी, 36 का आंसर सी हो जाएगा। 37 का हो जाएगा, 37 का आंसर होगा, 37 का हो जाएगा सी। 38 नंबर का आंसर होगा, 38 का हो जाएगा बी। 39 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, यह भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, यह भी सही है। सभी कथन सही थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही नहीं है? जिला स्तर के बारे में बात कर रहा है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान के अनुसार जिला फोरम उन शिकायत पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। साथ ही राज्य सरकार उसी यदि उचित समझे तो एक जिला में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकेगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या कर रह चुका है या होने की अर्हता है, इसका अध्यक्ष होगा। 2 अन्य सदस्य इसमें शामिल महिला हो सकती है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? यह होगा ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। अनुच्छेद 243 बी द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 243 बी के तहत है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243 सी के तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायत की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 243 सी के तहत राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा पंचायत की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? यह किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1953 में इसका गठन तब किया गया था जब भारत सरकार ने महसूस किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 1952 में बनाया गया था, वित्त की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? यह लिया गया ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन के स्वरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकार तथा अध्यारोपित कर्तव्य के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के अधीन होगा।
भारत संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन का बहस हुई थी। संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। अंगीकृत होने का तिथि है 26 नवंबर 1949। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग हैं। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे उस समय जब अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 11 अधिवेशन हुए थे, 114 दिन बहस किया गया था और बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह विधानसभा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए अधिवेशन को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ जाता है। नोट नीति संबंधी मामले मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए मंत्री ही उत्तरदायी होता है। मंत्री निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, जिसमें पंचायतों को निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था बनाने की शक्ति तथा कुछ प्रशासनिक शक्तियां पंचायत स्तर पर प्रदान की गई थी। राज्य विधानमंडल को एक शक्ति दी गई कि वह पंचायत को ऐसा शक्ति और प्राधिकार दे कि उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनने के लिए आवश्यक हो। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में कौन शामिल होते हैं? संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 80(1) में यह उपबंध है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं और जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा अन्य सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचन प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 80(1) में उपबंध है कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है? यह है भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक मूल, अपीलीय और परामर्शी संबंधी व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। यह जहां यह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है, वहीं नागरिक को मौलिक अधिकार की रक्षा भी करता है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारित प्रदान करता है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंध है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारित प्रदान करता है। 131 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ये 21 वर्ष होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। वर्ष 2020-22 के दौरान बिहार राज्य में सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5 शहरी क्षेत्र में था। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? यह है बिहार लोक सेवा आयोग। इसको रद्द कर दिया है ना। अच्छा, केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित पर्यावरण सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात काफी अच्छा सुधार हुआ है। लिंग अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं ना। बिहार के शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 1111 है।
निम्नलिखित में से कौन-सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में बिहार की अर्थव्यवस्था एक व्यावसायिक ढांचा से ऊपर से स्थिर है। बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। बिहार में वित्त वर्ष 19-20 के दोहरे अंकों में विकास दर्ज किया गया था, 10.5%, जबकि इस अवधि के राष्ट्रीय स्तर पर 4.2 थी। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। एसईजेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या थे? एसईजेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य थे विशेष आर्थिक क्षेत्र। एसईजेड अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, वर्ष 2006 में लागू हुआ। भारत में एसईजेड को चीन के सकल मॉडल के साथ मिलकर संरचित किया गया है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कंडला, गुजरात में स्थापित किया गया था। एसईजेड निम्नलिखित उद्देश्य हैं: अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार निर्माण करना, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। कृषि विपणन प्रणाली के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है, बफर स्टॉक का रख रखाव ये सभी है। एसवीएस राघव समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। राघव समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अनवंश अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 को निरस्त करके उसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। यह आयोग एक अर्ध निकाय है जो संवैधानिक प्राधिकरण को परामर्श देता है। इस अध्यक्ष और एक सदस्य पूर्णकालीन सदस्य होते हैं इसके। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से, फर्टिलाइजर से संबंधित है। धूसर क्रांति फर्टिलाइजर उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, गुलाबी क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, लाल क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? यह था 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। इस योजना का लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना आदि था। 8वीं योजना ने उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया। इस योजना में लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्याशी विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? यह किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया था? किस बजट में यह था? कौन बजट था? बजट 1992-93 में। भुगतान संतुलन पर गठित उच्च स्तरीय समिति श्री रंगराजन की सिफारिश के आधार पर मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रतिबंध प्रणाली की स्थापना की गई थी। इसमें दोहरी विनिमय दर शामिल था। बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तन को सक्षम करने के लिए यह प्रारंभिक कदम थी। भुगतान संतुलन पर गठित उच्च स्तरीय समिति श्री रंगराजन की सिफारिश के आधार पर मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में किया गया था। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: आर्थिक समृद्धि एवं विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता व न्याय, सुरक्षा व शांति।
गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वे करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए यह संगठन का नाम है एनएसएसओ। एनएसएसओ है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनडबलएसओ नामक संगठन सर्वेक्षण करता है। यह संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस संगठन की स्थापना 1950 में किया गया था। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए भारत में जो संगठन है उसका नाम है एनएसएसओ। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवा दिसंबर 2022 में अंतिम रूप से कितना था? भारत का समग्र आयात था 73 है। इसको पढ़ने नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोग नमक कर के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसान से कर एकत्रित करने और गांव में चौकीदार रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था, जिसे नमक सत्याग्रह कहा गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसानों से एकमात्र कर एकत्रित करने और गांव में चौकीदार रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। गांधी जी द्वारा दंडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। दंडी मार्च जो चला था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसे नमक सत्याग्रह कहते हैं। 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को खत्म हुआ था 30 को। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? श्री कृष्ण सिंह का ये जो था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1937 में जब श्री कृष्ण सिंह ने पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। इनके कार्यालय ने वायसराय पर दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया। वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1937 में श्री कृष्ण सिंह ने पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। उनके मंत्रालय ने वायसराय पर दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दिया था। वायसराय पर दबाव बनाने के लिए दिया गया था। वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बिहार में गांधी जी का जान बचाया था? यह बक्कत मियां था। बक्कत मियां। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में बत्तक मियां ने गांधी जी का जान बचाया था। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी नीलहे किसानों की दुर्दशा पर जायजा लेने चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी आए थे। इरविन ने गांधी जी की हत्या के लिए बत्तक मियां को जहर मिला दूध का गिलास देने को कहा। बत्तक मियां ने दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और राजेंद्र के कानों में यह बात बता दी। गांधी जी की जान तो बच गई लेकिन बत्तक मियां को भारी कीमत चुकाना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में बत्तक मियां ने गांधी जी की जान बचाई। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी नीलहे किसान की दुर्दशा का जायजा लेने चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी आए। उसी समय इरविन ने गांधी जी की हत्या के लिए बत्तक मियां को जहर मिला दूध का गिलास दिया और बक्कत मियां ने दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद के कानों में यह बात बता दी। गांधी जी की तो जान बच गई लेकिन बत्तक मियां को भारी कीमत चुकाना पड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई किया। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किया गया कि बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा है। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्रों में जमींदारी को खिलाफ आंदोलन किया था वे स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े। किसान नेता स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे।
जिन्होंने पहले ही किसान के साथ असहयोग का प्रचार करने वाले प्रांत का दौरा किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसान की अगुवाई किया। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किया गया कि पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा है। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया, वे स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े। किसान नेता स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने पहले ही किसान के साथ असहयोग का प्रचार करने वाले प्रांत का दौरा किया था। प्रथम बार संघर्ष के तारीखों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? पहली बार यह अपनाया गया था बंगाल विभाजन में। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। वर्ष 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक था, जिसने न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध शुरू हो गया और इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन की गति प्रदान किया। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन के सर्वाधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक था, जिसमें न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध शुरू हो गया और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान किया था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INA) के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? यह झंडा फहराया था दादाभाई नौरोजी ने। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INA) के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादाभाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे, जिन्होंने भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादाभाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन द्वारा भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया। प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासत की जनता के संगठन थे। 1920 में दशक के प्रजामंडल की स्थापना तेजी से हुई। प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कथन सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिए गए विकल्प में सही कथन इस प्रकार है। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज द्वारा पहली बार गिरफ्तार किया गया था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा संपादक यह था अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका को अब्दुल कलाम आजाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जमींदारी पत्रकारिता मौलाना जफर अली खां तथा कॉमरेड पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली थे। अल हिलाल पत्रिका को अब्दुल कलाम आजाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जमींदारी पत्रिका मौलाना जफर अली खां तथा कॉमरेड पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली थे। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार की मदद किया था? किस प्रकार का मदद था इसमें? 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में विशेष योगदान दिया। इसके साथ ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति और संघर्ष का आह्वान करके तथा इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके और अंग्रेज द्वारा भारतीयों को पिछड़ा आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया था। इसके साथ साथ
गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उसकी उपलब्धता पर गर्व करने का आग्रह किया था, जो जन जागरूकता का माध्यम भी बना था। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। नगरों में नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान उच्च उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जातियां धर्म के लोग के साथ ही धनाढ्य तथा मध्यम वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान में एक सन्यासी और फीजी गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए किस जिले में अपने पीठ के तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया, जिसमें वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र किया गया है? यह बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कुछ समय तक काम किया था। वे ग्रामीण श्रोताओं को तुलसीदास के रामायण की पंक्ति भी सुनाते थे। उल्लेखनीय है कि वे बाबा रामचंद्र भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता थे, जिन्होंने 1920 और 1930 के दशक में जमींदारी के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए अवध के किसानों को एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए संगठित किया था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसका उद्देश्य सत्य और अहिंसक तरीकों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ साथ तथाकथित अस्पृश्यता द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रशासनिक बुराइयां और असमताओं का उन्मूलन करना था। उल्लेखनीय है कि हरिजन का शाब्दिक अर्थ है भगवान के बच्चे और गांधी जी ने यह नाम उन लोगों को दिया जो उस समय तक अछूत या दलित वर्ग के रूप में माने जाते थे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य सत्य और अहिंसक तरीकों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ साथ तथाकथित अस्पृश्यताओं द्वारा सामना की जाने वाले सभी प्रशासनिक बुराइयों और असमताओं का उन्मूलन करना तथा उल्लेखनीय है यह हरिजन का शाब्दिक अर्थ है भगवान के बच्चे और गांधी जी के ने उन लोगों को दिया जो उन समय तक अछूत या दलित वर्ग के रूप में माने जाते थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? जून 1948 तक। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया कि ब्रिटिश 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया कि ब्रिटिश 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। 30 जून 1948 तक भारत छोड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह द्वारा स्वराज दल की स्थापना बिहार में किया गया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में किया गया था। स्वराज दल की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किया था स्वराज दल की स्थापना, और बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे स्वराज दल की स्थापना 1923 में। स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में केंद्रीय विधानसभा की 104 में से 42 सीट जीता था। पार्टी का कार्यक्रम सरकार के काम में बाधा डालना था। वे देश विरोधी प्रत्येक नीति का गतिविरोध पैदा करना चाहते थे। 1923 में इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? यह था शेर खान। शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल द्वारा किया गया था। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित है। इसकी स्थापना
8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल द्वारा किया गया था। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय, जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे। निम्नलिखित में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टन एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे, जिन्होंने उड़ीसा के विभाजन 1936 के बाद बिहार प्रांत का प्रथम राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे तथा वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ औलेकर को इस पद पर फरवरी 2023 को नियुक्त किया गया था। उसके बाद आए हैं सत्यपाल मलिक आए हैं। सतपाल मलिक नहीं, क्या नाम इनका बोल रहे हैं? सर जेम्स डेविड शिप्टन एक ब्रिटिश सिविल सेवक था, जिन्होंने उड़ीसा के विभाजन 1936 के पश्चात बिहार प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में कार्य उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। महात्मा गांधी ने बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेम के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उनके द्वारा लिखा गया कुछ अन्य पुस्तक निम्नलिखित हैं: चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, उनकी आत्मकथा बापू के कदमों में इत्यादि। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1864 में बिहार के सीवान जिला में जीरादेई में तथा निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। इन्हें स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1864 को बिहार के सीवान जिला के जीरादेई में तथा निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था। इन्हें स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। वर्ष 1713 में पटना में पहला स्थापित किया गया था। स्थापना के दौरान यह छोटा सा चर्च था, जिसका बाद पुनर्निर्माण के समय विस्तार किया गया। इसे सेंट मोरी चर्च के नाम से जाना गया। दिव्यांग अभिनेता कुदुमलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? इसका जन्म भागलपुर में हुआ था। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर बिहार में हुआ था। उसका वास्तविक नाम कुदुमलाल गांगुली था। उन्होंने लगभग 375 फिल्मों में काम किया। इन्होंने अछूत कन्या, हावड़ा ब्रिज, पाकीजा, जेवेल थीप इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरुआत नया प्रमाण प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार 4200 ईस्वी पूर्व की तिथि निर्धारित की गई थी। यह प्रमाणन तमिलनाडु में हुए उत्खनन कार्य के दौरान कार्बन डेटिंग से पुष्टि हुआ है। इससे पहले देश में लोहे के प्रयोग का प्रमाण 1900 से 2000 ईस्वी पूर्व माना जाता था। अतः विकल्प में दिए गए तीनों कथन असत्य हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का शुरुआती का नया प्रमाण जो प्राप्त हुआ है 4200 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई। यह प्रमाण तमिलनाडु में हुए उत्खनन कार्य के दौरान कार्बन डेटिंग से पुष्टि किया गया। इसमें पहले देश में लोहे के प्रयोग का प्रमाण 1900 से 2000 ईस्वी पूर्व माना जाता था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? इसके मरम्मत करवाने वाले थे रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख 150 से 151 ईस्वी के अनुसार रुद्रदामन फर्स्ट द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने कराया था। बाद में अशोक के राजपाल तुसान ने इसे उसमें नहर निकलवाया था। उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक
सुविसाख ने करवाया था। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष थे? गुप्त काल के। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति गुप्त काल की कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। गुप्त मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म के अतिरिक्त और धार्मिक विषय की मूर्ति भी बनाई गई है। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र हैं। गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? किसमें? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। विकल्प में दिए गए कथन दोनों सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध वर्ष 1956 में हेमूचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम का चौधरी पद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम का चौधरी पद का इस्तेमाल यह किया गया था गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। वे राज और किसान के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह को कार्य सौंपा गया था, जिसमें परिश्रमी प्राप्त करते थे। तहकात नासरी, तहकात अबकारी, जिसमें कभी कभी अब्दुल फजल ने अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया पुस्तक है। यह मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य 1209 से 1229 ईस्वी के तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपस्तरीय बस्ती की स्थापना किया था। उल्लेखनीय है कि कृष्णदेव राय को कन्नड़ राज्य राम रामन तथा आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ राज्य का राम रामन तथा आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता है। इनके द्वारा तेलुगु में राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक अमुत्तमाल्यमाद बहुत प्रसिद्ध है। तमिल में लिखा गया कृष्णदेव राय का पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है अमुक्तमाल्यमाद। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? यह सिस्टर ऑफ द एपोलिस्टिक कॉर्मेस। 1940 में सिस्टर ऑफ द एपोलिस्टिक कॉर्मेल समाज द्वारा पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह बिहार में महिला की शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था। 1940 में सिस्टर ऑफ द एपोलिस्टिक कार्मेल समाज द्वारा पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? रैडक्लिफ। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति सिरिल रैडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया गया था। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? बंगाल में महालवारी बंदोबस्त सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लगाया गया था। 1819 में महालवारी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा बंगाल में लगाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू किया गया था। सबसे पहले महालवारी व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में 30% भूभाग पर लगाई जाती थी। 30% भूभाग पर लगाया जाता था। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त लगाया था कब? यह 1829 में लगाया गया था। और किसने लगाया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था। यह व्यवस्था भारत में 30% ब्रिटिश भारत
यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लगाया जाता था। यह सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में सर्वप्रथम लागू किया गया था। बंगाल में कब लगा था? 1819 में हॉल मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ पे आरंभ किया था? विनोबा भावे 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे ने पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया। पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए आरंभ किया था। यह विचारधारा गांधी जी की ही था। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए आरंभ किया था। यह विचारधारा गांधी जी का ही था। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। 1918 में मैनफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। किसका गठन किया था इन लोगों ने? 8 जुलाई 1900 इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन का गठन किया था। 8 जुलाई 1918 को मैंगटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का कार्मिक विकास करना है। कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं ने तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर और चिंतामणि के रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदारवादी ने मैंगफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। उदारवादियों ने मंटफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। कैबिनेट मिशन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन योजना यह भेजा भारत में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत की सत्ता हस्तांतरित करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, जिसमें कुल 3 सदस्य भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्पैड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर थे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, जिसमें कुल 3 सदस्य भारत का सचिव पैट्रिक लॉरेंस था और व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना का प्रमुख एवी अलेक्जेंडर था। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया था? दरभंगा जिला के कादिराबाद के तालाब पर बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू हो गया। इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है। नीति आयोग 2018 में एसडीजी को, ये तो करंट अफेयर्स। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? यह खेल क्या बोलते हैं इसको? ट्रैक साइकिलिंग। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट 2022 में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। खेलो इंडिया स्पोर्ट फॉर वीमेन घटक के तहत इस वर्ष बीकानेर में हुआ था। उस समय आयोजित पान, माखन और मछली मिथिला की 3 सर्वश्रेष्ठ पहचान है। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन व फाइबर होते हैं। बिहार के अन्य जीआई टैग प्रधान उत्पाद हैं। भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है। कतरनी चावल को, मगही पान को, शाही लीची को, सिलाओ खाजा, मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग मिल चुका है। मखाना में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन व फाइबर भी होते हैं मखाना में। निम्नलिखित यूनेस्को का विश्व धरोहर में जोड़ा गया है। भागलपुर के मिर्जा चेकू और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है।
पूर्वी रेलवे जोन का अम्रपाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चेकू की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। पूर्वी रेलवे जोन का अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा मिर्जा चेऊकी की ओर रेल मार्ग से बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन का भागलपुर में है। मिर्जा मिर्जा चेकू चेऊकी मिर्जा चेऊकी है। बिहार में खनिज उत्पादन के बारे में बताया जा रहा है। बिहार में खनिज उत्पादन में भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पाइराइट का संचित भंडार बिहार में है। रोहतास में रोहतास रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडारण है। कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में चूना पत्थर तथा जमुई जिला में सोना का भंडार पाए गए हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? मोहना और निरंजना लीलाजन नदी के संगम से बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु का निर्माण होता है, जो एक मौसमी नदी है। इसकी उत्पत्ति छोटानागपुर के पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। मोहना और निरंजना के नदी के संगम से बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु का निर्माण होता है। मोहना और निरंजना से के संगम से फल्गु नदी का निर्माण होता है, जो एक मौसमी नदी है। इसकी उत्पत्ति छोटानागपुर पठार से होता है। इसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान का स्थापित किया गया था? बिहार के किशनगंज जिला में ठाकुरगंज प्रखंड में पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी। किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार में भी इसका उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन किशनगंज में सबसे ज्यादा, बिहार के किशनगंज में सबसे ज्यादा, ठाकुरगंज जिला में चाय उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा। इसके अलावा पूर्णिया, अररिया और कटिहार में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। बिहार के निम्नलिखित जिला आरोही 10 के वृद्धि दर के बारे में 2001 से 2011 के बीच में बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों का आरोही 10 के वृद्धि दर में सही क्रम में सिवान सबसे कम, सिवान में 30.40, मधेपुरा में 31.12। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में 10 की वृद्धि दर 25.42 थी। बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस खाद्य उद्योग की प्रभुत्व है? बिहार में कृषि आधारित उद्योग में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। वर्तमान बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चावल मिल उद्योग, चीनी मिल उद्योग, जूट एवं उस पर आधारित वस्त्र उद्योग और दाल मिल उद्योग आदि कृषि का आधारित उद्योग हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योग अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, जिसमें बिहार में खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग है, चावल मिल उद्योग है, चीनी मिल है, जूट उस पर आधारित उद्योग है, दाल मिल उद्योग भी बिहार में है। और अर्काट में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? विश्व में सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखरचू हिमालय के निकट से होता है, जहां से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, जहां से पाकिस्तान के चिल्हट के निकट दार दर्दिस्तान दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है तथा अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलता है। दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदी खुर्रम, तोची, गोमस, वियोबा और संगर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमालय के निकट से होता है। यहाँ उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करते हुए, जहाँ से पाकिस्तान के चिल्हट के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती तथा अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलता है। दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदी है खुर्रम। सिंधु नदी के दाहिने तट से मिलने वाली नदी है खुर्रम, तोची, गोमस, बियोबा और संगर है। निम्न में से कौन सा विश्व में सुपरिचित वन्यजीव अभियान है, जिसे 1973 में शुरू किया गया था? यह कौन सा था? प्रोजेक्ट टाइगर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो देश के राष्ट्रीय उद्यान में बाघ को आश्रय प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में कुल 33 टाइगर रिजर्व हैं। 53 टाइगर रिजर्व है। 53 टाइगर रिजर्व वर्तमान में। 53वां टाइगर रिजर्व यूपी का है। शायद बढ़ गया टाइगर रिजर्व। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है।
यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक 18 किलोमीटर लंबाई तक पाया जाता है। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घटता है, जिससे जिसे समान ताप ह्रास दर कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधि क्षोभमंडल में पाई जाती है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली तथा सघन परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर है औसत ऊंचाई क्षोभमंडल की, 13 किलोमीटर। यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। इस जिसे सामान्य ताप दर कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधि क्षोभमंडल में पाई जाती है। पेंजिया के टूटते हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया के टूटने वेगनर के महाद्वीप के प्रवाह सिद्धांत के अनुसार कार्नो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें पेंजिया नाम दिया गया। पेंजिया के चारों ओर महासागर का विस्तार था, जिसे पैथालसा कहा गया है। कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होकर ट्रियासिक युग तक पेंजिया का विभाजन हुआ। इसका एक उत्तर भाग उत्तर की ओर तथा दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रभावित हुआ। उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहलाया। जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड में विभाजन के फलस्वरूप गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ था। गोंडवाना लैंड से विभाजन के बाद में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ था। आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के निकट है। उल्लेखनीय है कि आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागर में से सबसे छोटा और उथला है। आर्कटिक महासागर जो दुनिया का प्रमुख 5 महासागर में से सबसे छोटा और उथला है, जबकि अंटार्कटिक पृथ्वी का सबसे दक्षिण और सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक पृथ्वी का सबसे दक्षिण